हेलो फ्रेंड्स, बहुत थोड़े से दिन हो गए। मैंने पार्ट 1 आपसे शेयर किया था द लास्ट लेसन का, फ्लेमिंगो बुक का। अभी काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे एक सिनॉप्सिस से, यानी कि ओवरव्यू लेंगे अभी तक हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा। तो चैप्टर 1 का हमारा नाम है द लास्ट लेसन। ये आपकी इंग्लिश की बुक है, क्लास 12th की, फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं अल्फोंसो डॉडेट। प्लीज़ रिमेंबर द नेम, या एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये बात किस टाइम की है? जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर हो रहा था, यानी कि फ्रांस और प्रूशिया के बीच वॉर हो रहा था। उस समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय का प्रूशिया आज का जर्मनी है। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि उस समय हम फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, अल्सोस और लॉरेन। इन 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा किसने किया था? जर्मनी ने। डिफीट करा था जर्मनी ने इन 2 अल्सोस और लॉरेन को। एक्चुअली प्रूशिया ने डिफीट किया था, लेकिन आपको इजीली समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, समझने के लिए, कि उस टाइम का प्रूशिया यानी कि आज का जर्मनी, तो एक्चुअली प्रूशिया ने इन दोनों क्षेत्रों पर कब्जा किया था। तो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर्स, काइंडली मेंशन प्रूशिया। प्रूशिया डिफीटेड अल्सोस और एंड लॉरेन। ठीक है, यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक है एम हैमिल, एक है फ्रांस। एम हैमिल एक्चुअली कौन है? एम हैमिल एक फ्रेंच टीचर है जो बच्चों को फ्रेंच पढ़ाते हैं, और उसी स्कूल में उनका एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है फ्रांस, जो हु इज़ अ फ्रेंच स्कूल बॉय। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले दिन से, यानी कि जब फ्रांस को स्कूल जाना है। बुक में चैप्टर की फर्स्ट लाइन यही है कि फ्रांस वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। वो काफ़ी डरा हुआ था कि उसे आज डांट पड़ेगी। 2 रीजंस हैं। पहली बात, वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था, और पार्टिसिपल्स जो एक ग्रामर का टॉपिक है उसका आज टेस्ट था। एम हैमिल ने बोला था कि वो टेस्ट लेंगे, लेकिन फ्रांस ने प्रिपेयर नहीं किया। तो फ्रांस ने सोचा कि बाहर इतना वेदर अच्छा है, चिड़िया चहचहा रही हैं, सोल्जर्स मार्च पास्ट कर रहे हैं, सो लेट्स हैंग आउट। ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बस हम इसका एक ओवरव्यू करें, समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने सोचा कि चलो बाहर दिन गुजारते हैं, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करता है कि नहीं, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। सो ही फाइनली डिसाइड्स कि लेट्स गो टू स्कूल। तो फ्रांस अपना स्कूल जाने के लिए रास्ते पर निकलता है, और वो रास्ते में देखता है कि एक टाउन हॉल है। टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड प्लेस्ड है, जिससे सारी की सारी न्यूज़ जनता को पता चलती है। तो वहाँ पे देखता है कि टाउन हॉल पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सो फ्रांस फाइनली थिंक्स कि इतनी सारी भीड़ क्यों जमा है, अब कौन सी नई खबर है जिसके बारे में मेरे को नहीं पता है। तो लेकिन वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है, तो उसके पास टाइम भी नहीं है कि वो रुक के टाउन हॉल पे न्यूज़ सुन ले। जब फ्रांस स्कूल जा रहा है, तब टाउन हॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाउन हॉल में बहुत भीड़ है, उसके पास रुकने का टाइम नहीं है। तो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ उसे बोलता है, फ्रांस इतना भागे मत जाओ, इतना जल्दी मत करो, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है स्कूल पहुँचने को। तो फ्रांस अब फाइनली अपने स्कूल पहुंचता है, और वो एक बहुत ही शॉकिंग बात नोटिस करता है कि वहाँ पे सब इतना शांत क्यों है। देयर इज़ नो हसल एंड बसल इन द स्कूल, एवरीथिंग इज़ सो क्वाइट। और अब फ्रांस के लिए एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जनरली इस कमोशन यानी कि जो स्कूल में इतनी डिस्टर्बेंस होती थी, उसी पे डिपेंडेंट रह के तो वो चुपके से स्कूल में घुसता था। यानी कि जब वो लेट हो जाता था तो सबके सामने नहीं घुस सकता था, उसे डांट पड़ती। तो जनरली इस कमोशन, इस डिस्टर्बेंस पे डिपेंडेंट रह के वो क्लासरूम में चुपके घुसता था। लेकिन अब तो सब इतना शांत था और वो लेट भी हो चुका था, तो उसे सबके सामने स्कूल में घुसना पड़ गया। अब सबके सामने घुसना पड़ा तो उसे लगा, अब तो बेटा मैं गया, अब तो मेरे को मेरे टीचर से, एम हैमिल से डांट पड़ेगी। लेकिन टोटली ऑपोजिट बात हो गई। एम हैमिल ने उसे डांटा नहीं, लेकिन उसे प्यार से क्या बोला, फ्रांस तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अब नेक्स्ट बात जो बहुत ही शॉकिंग है फ्रांस के लिए, कि उसके जो टीचर हैं एम हैमिल, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल अटायर पहना हुआ है, यानी कि बहुत ही स्पेशल सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। अब कपड़ों में, क्लोथ्स में ऐसा क्या है जो आप याद रख सकते हो, बिकॉज ये कभी कभी आपको आंसर में मेंशन करना होगा। इतना क्या इसमें स्पेशल है कि उस दिन एम हैमिल ने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था। आई राइट फॉर यू, यू कैन नोट इट डाउन समवेयर। उसने क्या पहना था? पहली चीज़ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक पहनी थी फ्रिल्ड शर्ट। क्या पहना था? फ्रिल्ड शर्ट। और एक लास्ट चीज़ क्या पहनी थी? ब्लैक सिल्क कैप।
तो तीन चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप। अब ये भी बात उसके लिए बहुत शॉकिंग थी कि आज ऐसा क्या स्पेशल है कि एम हैमिल ने उनके इतने स्पेशल क्लोथ्स पहने हैं जो जनरली वो संडे पे पहनते थे, या कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का दिन था, कोई एनुअल दिन था अच्छा स्कूल के लिए स्पेशल, उस दिन पहनते थे, या कभी कभी इंस्पेक्शन के लिए लोग आते थे तो उस दिन पहनते थे। लेकिन आज ऐसा क्या स्पेशल है कि एम हैमिल ने ये कपड़े पहने हुए हैं। अब क्लास में शांत तरीके से घुसने के बाद, यानी कि क्लास इतनी क्वाइट थी वो उसके लिए सरप्राइजिंग था, एम हैमिल ने इतने अच्छे कपड़े पहने थे वो सरप्राइजिंग था, एम हैमिल ने उसे डांटा नहीं वो भी सरप्राइजिंग था। अब नेक्स्ट सरप्राइजिंग चीज़ क्या हो गई कि जब उसने पीछे मुड़ के देखा बैक बेंचर्स को, तो आज बैक बेंचेस पे कौन बैठा हुआ है? बैक बेंचेस पे कुछ बूढ़े लोग, सम एल्डर पीपल आर सिटिंग, यानी कि उसमें से कौन कौन थे? पहले थे ओल्ड हॉजर, नेक्स्ट थे गांव के फॉर्मर मेयर, यानी कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सोस एंड लॉरेन, उनके फॉर्मर मेयर, और नेक्स्ट थे पोस्ट मास्टर। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम 2 चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, एक अल्सोस की और एक लॉरेन की। लेकिन बेसिकली ये जो बच्चा है फ्रांस, ये जो टीचर है एम हैमिल, इनका जो स्कूल है ये बेसिकली अल्सोस में है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आप जब भी आंसर्स लिखेंगे आप ये दोनों मेंशन करेंगे कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे अल्सोस और लॉरेन जिसे जर्मनी ने डिफीट किया था। अब ये सब नोटिस करने के बाद एक और बहुत ही शॉकिंग अनाउंसमेंट एम हैमिल करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। क्या है वो अनाउंसमेंट कि आज से स्कूल में, यानी कि जिस स्कूल में एम हैमिल पढ़ाते थे और फ्रांस पढ़ता था, आज से उस स्कूल में और बाकी अल्सोस और लॉरेन के हर एक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। क्यों? इसका रीज़न ये है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्सोस और लॉरेन जो 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर कौन कब्जा कर चुका है? जर्मनी। तो जर्मनी यानी कि बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, वहाँ से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि जैसे कि हमने ये दोनों फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स में कब्जा कर लिया है तो अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चल सकती, अब जर्मनी का राज है तो अब जर्मन लैंग्वेज ही चलेगी। और फाइनली एम हैमिल अपने सारे स्टूडेंट्स और बच्चों को बोलते हैं कि अब जैसा कि यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाने वाली है, और एम हैमिल क्या थे? वो फ्रेंच टीचर थे, तो अब उनका कोई काम नहीं है, तो अब वो बाहर जा रहे हैं, वो इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, और कल एक नया मास्टर आएगा, नया टीचर आएगा जो आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। और फिर वो बोलते हैं कि दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन टुडे, सो काइंडली बी वेरी वेरी अटेंटिव। और कहीं ना कहीं इसलिए चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। आई होप अब तक आपको क्लियर तो हो गया होगा कि लास्ट लेसन क्यों बोला गया है। एक्चुअली लास्ट फ्रेंच लेसन है जो एम हैमिल कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि कल से अल्सोस और लॉरेन के सारे स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाने वाली है। इस अनाउंसमेंट के बाद फ्रांस को ये वर्ड्स, कौन से वर्ड्स जो एम हैमिल ने कहे हैं, क्या कहे हैं कि दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, सो काइंडली बी वेरी अटेंटिव। दीज वर्ड्स अपीयर्स आउट टू बी थंडर क्लैप फॉर फ्रांस। थंडर क्लैप मतलब एक बहुत ही शॉकिंग बात थी उसके लिए। क्यों शॉकिंग बात थी? पहली बात, ये कभी उसने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, उसे वैसे भी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और अब उसके हाथ से चांस और अपॉर्चुनिटी दोनों जा चुके थे फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के। प्लस वो क्या बोलता है कि उसने एक और बात रियलाइज़ की कि यही बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था। कौन सा बुलेटिन बोर्ड? जब वो जल्दी जल्दी भाग भाग के स्कूल आ रहा था उसने देखा रास्ते में कि बुलेटिन बोर्ड पे काफ़ी भीड़ है। क्यों भीड़ थी? यही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्लेस्ड थी कि अब यहाँ पे अल्सोस और लॉरेन के सारे स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज। और सिर्फ स्कूल्स ही नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट अब जो कि जर्मनी के कब्जे में है वहाँ पर अब सबको क्या बोलना पड़ेगा? जर्मन लैंग्वेज। अब फ्रांस को बहुत ही झटका लगता है। वो कहता है कि आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, यानी कि आज मेरा अपनी नेशनल लैंग्वेज जो कि फ्रेंच थी उसे सीखने का आखिरी दिन है। वो कहता है कि उसे एक्चुअली बुरा इसलिए लगता है क्योंकि
अब उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं है फ्रेंच लेसन को सीखने की, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की। वो बोलता है, वो रिग्रेट करता है कि आई हार्डली न्यू माई लैंग्वेज, मुझे ना तो अपनी नेशनल लैंग्वेज को अच्छे से बोलना आता है ना लिखना आता है, और आज मेरा उसे सीखने का सिर्फ आखिरी दिन है, मैंने तो पूरा समय बर्बाद कर दिया। वो रिग्रेट करता है कि कैसे वो नदी किनारे जाके अपना टाइम बर्बाद करता था। यहाँ पे एक नाम दिया है गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर। तो सार एक्चुअली रिवर का नाम है। तो वो रिग्रेट करता है कि कैसे मैं नदी के किनारे अपना टाइम वेस्ट करने चाहता था और मैंने अपने टाइम को सिर्फ बर्बाद किया है, बल्कि वो अपना टाइम यूज़ कर सकता था अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने में। नेक्स्ट वो बोलता है कि मेरी जितनी भी बुक्स हैं ग्रामर की, हिस्ट्री की, सब ऑब्वियसली फ्रेंच में ही होंगी, यानी कि जैसे हमारी अभी प्रेजेंटली हिस्ट्री ग्रामर की बुक्स इंग्लिश में होती है, तो वो फ्रेंच नेशन है तो वहाँ पे फ्रेंच में बुक्स प्रिंटेड होंगी। तो वो कहते हैं कि पहले मेरे को ये बुक्स लगती थी न्यूसेंस, यानी कि एक टाइप का बोझ सा लगता था, क्योंकि उसे फ्रेंच लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, तो उसे इस बुक्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता था। उसे लगता था कि एक बोझ है जो उसके बैग में लदा हुआ है। लेकिन अब जो कि उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा चुकी है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की, तो अब उससे यही अपनी बुक्स, जिसे पहले वो न्यूसेंस कहता था, अब उसे लगता है कि दीज आर माई ओल्ड फ्रेंड्स। अब रिग्रेट करने के बाद, अपनी बुक्स को ओल्ड फ्रेंड्स बोलने के बाद, वो एक और बात रियलाइज़ करता है। उसे ये भी लगता है कि अब उसके टीचर एम हैमिल, जो इतने सालों से यहाँ पे बुक में मेंशन्ड है, वो 40 ईयर्स से एज अ टीचर काम कर रहे हैं। 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस ही हैज़ गिवन, एम हैमिल हैज़ गिवन टू फ्रेंच लैंग्वेज। तो वो बोलता है कि मेरे टीचर मेरे को वैसे बड़े रूड लगते थे, उसने एक वर्ड यूज़ किया है क्रैंकी। वो बोलता है कि मेरे पहले टीचर मेरे को बहुत रूड लगते थे, क्रैंकी लगते थे, यानी कि बिल्कुल काइंड नहीं थे। लेकिन अब वो रियलाइज़ करता है कि अब एम हैमिल का भी साथ छूटने वाला है, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं कोई पढ़ाने, मतलब अब फ्रेंच लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करने वाले हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को हटा दिया गया है। तो अब एम हैमिल को जाना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रेंच पढ़ाते थे, अब तो नया टीचर आने वाला है जर्मनी पढ़ाने वाला। तो उसे लगता है कि अब मेरे टीचर भी मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। एंड ही फॉरगेट्स कि एम हैमिल उसके लिए कितने रूड थे, वो पूरी उनकी नेगेटिविटीज़ भूल जाता है और उसे अब एम हैमिल के लिए भी अफेक्शन जागता है उसके मन में। नेक्स्ट बात वो क्या डिस्कस करता है हमसे, यानी कि हम रीडर्स से, कि अब उसे ये भी रियलाइज़ हुआ है कि वो बैक बेंचर्स, यानी कि ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर, ऐसे बूढ़े लोग क्यों बैठे थे बैक बेंचेस पे। वो बूढ़े लोग बैक बेंचेस पे बैठे थे अपने नेशन के प्रति अपना पेट्रियाटिज्म दिखाने के लिए और एम हैमिल को ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, थैंक्स बोलने के लिए कि आपने 40 साल हमारे राज्य को दिए, यानी कि आपने 40 साल फेथफुली, ऑनेस्टली फ्रेंच लैंग्वेज को दिए, फ्रेंच लैंग्वेज इतने प्यार से पढ़ाई, और अब समय आ गया है कि एम हैमिल को जाना पड़ेगा। तो वो उनका धन्यवाद करने आए थे। और वो ये भी बोलता है, दूसरी बात वो हमसे रीडर्स से क्या डिस्कस करता है कि अब उसे ये भी समझ में आ गया कि ये बैक बेंचर्स क्यों आए थे। बैक बेंचर्स में कौन 3 लोग बैठे थे, जैसे कि चैप्टर में बताया है, फॉर्मर मेयर, ओल्ड हॉजर एंड पोस्ट मास्टर। तो ये तीनों लोग 2 बातों के लिए वहाँ पे उस दिन मौजूद थे। पहली बात, वो एम हैमिल को थैंक यू बोलने आए थे कि कितना फेथफुली एंड ऑनेस्टली उन्होंने 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस अल्सॉस एंड लॉरेन को दिए हैं। उन्होंने 40 साल फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई है। अब फ्रेंच लैंग्वेज मना है पढ़ानी, अब तो जर्मनी इम्पोज हो चुकी है, तो अब समय आ गया है कि एम हैमिल को जाना पड़ेगा। इसलिए वो अपना ग्रैटिट्यूड शो करने आए थे, उसे थैंक्स बोलने आए थे एम हैमिल को, धन्यवाद, आपने इतने साल इतने फेथफुली फ्रेंच लैंग्वेज को दिए। प्लस कहीं ना कहीं वो फ्रांस की तरह ही, उन्हें भी पछतावा हो रहा था कि उन्होंने भी फ्रांस की तरह अपना समय बर्बाद किया। जब एजुकेशन को समय देना चाहिए था, जब अपने आप को एजुकेट करने का टाइम था, तो उन्होंने भी एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी और इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भी सीखने की कोशिश नहीं की। तो उन्हें इस बात का भी पछतावा था और वो इसी कारण उस दिन क्लास में मौजूद थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पेट्रियाटिक फीलिंग थी कि तुम हमसे फ्रेंच लैंग्वेज छीन सकते हो, लेकिन हमसे हमारा फ्रेंच नेशन कभी छीन नहीं सकते। तो बैक बेंचर्स का वहाँ पे प्रेजेंट होना, इट वॉज लाइक अ मिक्स ऑफ पेट्रियाटिक फीलिंग्स एंड देयर वे ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड एंड बीइंग थैंकफुल टू एम हैमिल हु इज नाउ लीविंग अल्सॉस डिस्ट्रिक्ट। वाई? बिकॉज जर्मन लैंग्वेज इम्पोज हो चुकी है और एम हैमिल पढ़ाते थे फ्रेंच लैंग्वेज, तो अब उनका कोई काम नहीं था।
इन्हीं सब बातों का एनालिसिस करते करते समझते समझते अब फ्रांस की बारी आ ही गई। यानी कि जिस पार्टिसिपल से बचने के लिए वो स्कूल ना जाने का सोच रहा था, लेकिन वो फिर भी एक सिंसियर बॉय की तरह स्कूल आ गया, अब फाइनली वो बारी आ चुकी थी। नाउ इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइड द पार्टिसिपल्स। अब फ्रांस के दिमाग में सिर्फ पार्टिसिपल्स ही नहीं था, उसको ये बात पता चल चुकी थी कि यह उसका लास्ट टर्न है जहाँ पे वो कुछ शो कर सकता है कि यस वो भी फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से समझता है। तो उसने सोचा कि ये मेरा लास्ट टर्न है, ये मेरा लास्ट दिन है फ्रेंच लैंग्वेज के साथ, ये मेरा लास्ट लेसन है। तो उसने बोला कि अब ना मैं पार्टिसिपल्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज में सुनाऊंगा बिना किसी गलती के। लेकिन चूंकि उसने कभी इस टॉपिक को अच्छे से समझा ही नहीं था, तो वो पूरा का पूरा कंफ्यूज हो गया और वो डर गया कि अब तो भैया मैं गया, अब तो मेरे को एम हैमिल टीचर डांटेंगे ही डांटेंगे। क्यों डांटेंगे कि आज तुम्हारा आखिरी दिन था, आखिरी टॉपिक था, तुम वो भी प्रिपेयर नहीं कर पाए। लेकिन एम हैमिल उसे डांटती नहीं है, लेकिन एक बहुत ही प्यारी और अच्छी बात उसे समझाते हैं। अब पता एम हैमिल उसे क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं, आई वोंट स्कोल्ड यू, पर तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये पूरे अल्सॉस की प्रॉब्लम है। यानी कि वो कहते हैं कि अल्सॉस में जितने भी लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि कल कर लेंगे काम, यानी कि आज का काम कल टाल देना। वो बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे लिखते हैं, पेज नंबर 5 पे आप पढ़ सकते हैं। वो बोलता है सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। कहते हैं यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि वो हर आज के काम को कल तक टालते हैं। वो कहते हैं आई लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सॉस। कहते यही प्रॉब्लम है अल्सॉस की कि वो आज का काम कल पे टाल देती है। और वो कहते हैं कि कल के आज का एक ऐसा दिन आ गया है जहाँ पे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की। यानी कि अगर लोग बोलते भी हैं अल्सॉस के कि कल फ्रेंच सीख लेंगे, कल कर लेंगे, फ्रांस भी बोलता रहा कल फ्रेंच का होमवर्क कर लूँगा, तो कल करते आज एक वो दिन आ गया है कि किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी नहीं बची है कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज को और सीख पाएँ। तो एक्चुअली वो अपने लोगों से डिस्कस करते हैं। एम हैमिल एज अ टीचर वो लोगों को समझाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू भी समझाते हैं कि हम जो आज का काम कल पे टालते हैं वो नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ फ्रेंच के लोगों के लिए यानी कि अल्सॉस के लोगों के लिए बात नहीं है, ये एक मॉरल है आज के स्टूडेंट्स के लिए, हम सभी के लिए, कि अगर हमारे पास आज कोई काम है तो वी शुड नॉट पोस्टपोन इट टिल टुमारो, क्योंकि कल का पता नहीं होता। आप मुझे सामने से बताएं, कमेंट्स करके बताएं, सजेशंस में बताएं कि क्या कभी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट यानी कि अल्सॉस के लोगों ने सोचा था कि एकदम से उनसे उनकी मदर टंग छिन जाएगी। It is really a very astonishing thing for all of them. अब एम हैमिल एक बहुत ही अच्छी बात करते हैं। एम हैमिल ये भी कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं मैं डांट रहा, मैं खुद को भी ब्लेम कर रहा हूँ। अब एम हैमिल एज अ टीचर खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं क्या ब्लेम करते हैं, वो बोलते हैं कि इवन मैं भी तुम लोग के साथ इतना सीरियस नहीं था, कभी मेरे को क्लास नहीं लेनी होती थी तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, कभी मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम लोगों को हॉलीडे दे देता था। प्लस वो ये भी बोलते हैं कि फ्रांस तुम ही नहीं, तुम्हारे माता पिता भी कहीं ना कहीं कसूरवार है। वो फ्रांस को बताता है कि फ्रांस के मम्मी पापा भी इतना ज़्यादा तैयार नहीं थे, रेडी नहीं थे इसको स्कूल भेजने के लिए। वो चाहते थे कि इससे अच्छा तो ये कहीं फील्ड में ही काम कर ले और थोड़ा सा पैसा और कमा ले। तो वो कहते हैं कि सिर्फ फ्रांस ही नहीं, लोग ही नहीं, अल्सॉस के सारे लोग ही नहीं, इवन एम हैमिल भी कहीं ना कहीं फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति केयरलेस थे, उसे पढ़ाने में केयरलेस थे। और सेम था वहाँ के लोगों के साथ भी, वो लोग भी कभी भी इस लैंग्वेज को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते थे। यानी कि बीइंग अ मदर टंग दे डोंट वांट टू लर्न देयर लैंग्वेज। और सी अब गॉड ने उनके साथ क्या किया, गॉड कह सकते हैं या किस्मत कह सकते हैं कि अब उनके हाथ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को और सीख पाएँ। और फाइनली एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज का फिर से टॉपिक छेड़ देते हैं, यानी कि अब वो फ्रेंच की तारीफ़ ही करते जाते हैं। एक्चुअली वो तारीफ़ इसलिए करते हैं कहीं ना कहीं लोगों को एनकरेज करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए कि भले ही तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज तुमसे छीनी गई है लेकिन तुम अभी भी उसे बिल्कुल रिस्पेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास
इतनी शक्ति है कि तुम अपनी लैंग्वेज से उन सभी फॉरेन इन्वेडर्स को ये बता सकते हो कि फ्रेंच लैंग्वेज से बढ़िया कोई नहीं है। वो कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, एक्चुअली वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं अपनी लैंग्वेज के प्रति। वो बहुत ही प्यारी लाइनें लिखते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आप पेज नंबर 7 पे देख सकते हैं। ही सेज दैट कि द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। वो कहते हैं कि भले ही तुमसे वो लैंग्वेज छीन ली गई है, लेकिन तुम उसे कभी नहीं भूलोगे, तुम हमेशा उसे बोलोगे, तुम इसे प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि ही सेज बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, यानी कि जब पीपल गुलाम बन जाते, ऑब्वियसली अल्सोर्स और लॉरेन जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स पे थे, उन्हें जर्मनी ने कब्जा किया था, तो कहीं ना कहीं वो गुलाम बन गए थे जर्मनी के। तो ही सेज दैट बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। वो कहते हैं कि भले ही तुमसे तुम्हारी लैंग्वेज छीन ली गई हो, भले ही तुम्हें स्लेव बना दिया गया हो, लेकिन तुम अपने इमोशन से, तुम अपने एक्सप्रेशन से, तुम अपने व्यूज़ से, तुम अपनी बातों से, तुम अपनी आइडियोलॉजी से, इन सभी से तुम अभी भी अपने आप को बचा सकते हो। यानी कि अभी भी तुम जर्मनी के खिलाफ कुछ कर सकते हो। बस अपनी लैंग्वेज कभी मत छोड़ना, बिकॉज इट इज़ योर आइडेंटिटी। वो तुम पे फिजिकली कितना भी टॉर्चर करें, तुम्हें कितने भी स्लेव बना ले, लेकिन तुम्हारे अंदर की फ्रेंच लैंग्वेज, तुम्हारे अंदर के जो भाव है फ्रेंच और फ्रांस नेशन के बारे में, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ही सेज दैट। और फिर फाइनली वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उस दिन की। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। अभी हमने पेज 7 की बस थोड़ी सी स्टार्टिंग की है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे और ख़त्म करेंगे। मैंने बहुत क्लियरली हर एक पॉइंट को सामने ला दिया है कि आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स एंड सजेशन, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और बाद में प्लीज़ like and subscribe the channel and share it to all those who really needs it. Bye and thank you.